आप सभी को नमस्ते। और सबसे पहले तो मैं जागरण ग्रुप का धन्यवाद करूंगी कि इस कोरोना काल की मुसीबत के बाद हम आप मैं आप और जो भी प्रतिभागी हैं यहाँ मिल रहे हैं और बातचीत करेंगे और एक नई किस्म की जिसको कहना चाहिए पॉजिटिव एनर्जी हम सब लोगों में संचार होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल का दौर हम सभी ने देखा है और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है। एक वो दौर था और एक ये दौर है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये दोनों दौर ही देखे हैं। और जब ये मुझे बताया गया सब्जेक्ट तो मैं सोचने लगी कि क्या दौर था भाई, कि एक रचना लिखी है, फिर उसको टाइप करना पड़ेगा क्योंकि टाइपराइटर हर एक के पास होते नहीं थे, या हाथ से उतारना पड़ेगा। उसके बाद उसको पोस्ट करने के लिए एक लिफाफा खरीदना पड़ेगा, फिर आप उसको पोस्ट करेंगे, फिर वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा ये धड़कन रहेगी कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। पहुंचा तो स्वीकृत होगी रचना की अस्वीकृत होगी, और इस सब में अ, 1 महीना लग जाएगा। तो लेखन का और अपनी रचना को छपे देखने का या लिखने का एक स्लो पेस का दौर, धीरे धीरे चलना। और एक आज का दौर है, अभी अखबार कहेगा कोई, आप लिखेंगे उसको मेल करेंगे और कल सवेरे वो छप जाएगा। तो ये स्पीड, यूं कहते हैं कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, लेकिन स्पीड के अपने मायने भी हैं। और लेखन की दुनिया में टेक्नोलॉजी ने बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये दौर जो लेखन का है, जहाँ नई नई लड़कियां नए नए बच्चे लिखने के लिए आ रहे हैं, तो जो आज प्रतिभागी हैं जिसमें हमारे साथ रश्मि भारद्वाज जी हैं, सुधा उपाध्याय जी हैं, पूनम अरोड़ा जी हैं, तो उनसे आज जानना चाहेंगे कि ये दौर कैसा है, स्त्रियां लेखन में क्या रच रही हैं और क्या करना चाहती हैं, आने वाला दौर कैसा होगा, नई पीढ़ी क्या सोचती है। तो और इन सब बातों से पहले मैं आप सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। मैंने महिला दिवस को यहाँ एक तरीके से जीरो से हीरो बनते देखा, और आज तो बहुत कुछ हर जगह महिला दिवस, और व्यापार से लेके बाजार तक और मीडिया तक और शिक्षा संस्थाओं तक और महिला मुद्दों पर तमाम महिला दिवस। तो मैं जो हमारे प्रतिभागी हैं उनका परिचय संक्षिप्त में दूंगी, क्योंकि समय थोड़ा कम है जैसा बताया गया। तो हमारे साथ रश्मि जी हैं, रश्मि भारद्वाज, हालांकि जी कहना मुझे कुछ वो लग रहा है। रश्मि भारद्वाज हैं जो अंग्रेजी साहित्य से एमफिल किया है जिन्होंने, और मूल रूप से कवयित्री हैं। और इनका एक अतिरिक्त ठीक है ना नाम रश्मि, एक अतिरिक्त को इनको ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिला था। पिछले दिनों इनकी पुस्तक मैंने अपनी माँ को जन्म दिया कविता संकलन, वो काफी चर्चा में रही थी। और वेब मैगजीन मेराकी के संपादन भी करती हैं, और कहना चाहिए कि सिर्फ कवयित्री नहीं है, अनुवाद भी करती हैं, गद्य भी लिखती हैं, और ई उपन्यास भी लिखा। दूसरी प्रतिभा की सुधा उपाध्याय जी हैं जो जानकी देवी कॉलेज में पढ़ाती हैं, और इनके उसमें आता है पेशे से अध्यापक, दिल से शोधकर्ता और दिमाग से समीक्षक हैं। और ये भी कि किसी विमर्श में न पढ़कर संवाद की हिमायती हैं। कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, इसीलिए कहूंगी मैं को 2019 का शीला सिद्धांत पर पुरस्कार भी मिला है। कविताएं कहानियां आलोचना लिखती हैं। तो आप रश्मि और सुधा का स्वागत। तीसरी प्रतिभागी है पूनम अरोड़ा, और ये संगीत में भी दिलचस्पी रखती हैं साहित्य के साथ साथ, और हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2016 में मिल चुका है, और अपनी रचनाओं में मिथकों की बात भी करती हैं, एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। तो आप तीनों आने वाले समय की अग्रणी लेखिकाएं जो आप अब भी हैं, और आने वाले समय में बहुत आसमान छुएंगी, ऐसा मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी उम्मीद भी है। आज बातचीत हो जाए इन मुद्दों पर। तो रश्मि, सबसे पहले जी बड़ी मैम। कठिन है जगत की, बड़ी कठिन है लेखन की दुनिया। जिस दौर में कॉर्पोरेट के जॉब्स लाखों के, मैं एक स्टोरी टेलिंग सेशंस में अक्सर जाती हूँ, तो वहाँ एक बार मैं छोटे से बड़े तक सभी उम्र के बच्चों के बीच
तो एक बार मैं ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के साथ गई, तो मैंने वहाँ पूछा उनसे, आप में से लेखक बनना चाहते हैं कोई? क्योंकि भाई मैं तो सोचती हूँ कि मैं लेखिका हूँ। तो किसी बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया, तो मुझे बड़ी निराशा हुई। लेकिन आप लोगों को देख रही हूँ, यंगर जनरेशन नहीं रहा, लेखन की कठिन राह क्यों चुनी आपने? मैम, शुक्रिया पहले तो इतने सहृदय परिचय के लिए, और जागरण के इस मंच का शुक्रिया। इसलिए भी खास शुक्रिया कि आप हमसे संवाद करने आई हैं। तो जैसे पिछले साल ही ये कार्यक्रम होना था, और जब से मुझे पता चला था कि क्षमा मैम हमसे संवाद करेंगी, तो जो आपका पहला सवाल है उसकी उसके जो सिरे हैं बहुत पीछे की ओर जाते हैं। जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी, या मुझे लेखन ने आकृष्ट किया था, तो वो नंदन में छपी एक कहानी से हुआ था, एक न्यूज में हुआ था, जिसमें एक सपना नाम की लड़की का समाचार था कि जैसे ब्लड कैंसर है, और वो मतलब वो कविताएं लिखती है। तो मैंने उसको एक पोस्ट कार्ड लिखा अपने नाना जी की सहायता से, और उन दिनों मैं खूब नंदन पढ़ती थी, टंपा पर बाकी, लेकिन नंदन से मैं विशेष प्रभावित थी। और आप उन दिनों हमारी दीदी हुआ करती थी, जब आप नंदन की संपादक थी, अब दीदी के नाम से लिखा करती थी। तो वो भी हमारे लिए जो चिट्ठी आती थी, और आज का दिन है, और वो दिन तो कहीं बचपन से ही पता था। ये तो नहीं पता था कि फुल टाइम लेखक बन जाऊंगी, लेकिन लिखने ने बहुत आकृष्ट किया था। मैं थोड़ी अंतर्मुखी थी, और मैं अपने आप में चलते फिरते कहानियां बुनती रहती थी, और ऐसे ही गीत गीत वीत बुन के गाती रहती थी, और उन्हीं दिनों टूटी फूटी छंद वाली कविताएं भी लिखती थी। तो उसमें परिवार वाले सराहना करते थे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था, सब उसे एक टाइम पास की तरह ही देखते थे। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं इसके लिए इतनी गंभीर हो जाऊंगी। अ, जैसा कि हर पारंपरिक परिवार चाहता है कि विज्ञान की पढ़ाई की जाए, और खास करके मैं जिस परिवेश से आती हूँ, वहाँ लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिलती है, और एक सामंती ढांचा रहता है। तो या तो लड़की विज्ञान में, तकनीक में, या किसी जगह अपना करियर बना ले, तो उसे बाहर भेज देते हैं, या नहीं तो वो विवाह कर ले, सामान्य सी पढ़ाई करवा के उसके एक अच्छे घर में उसका विवाह हो जाए। तो मेरे अंदर एक धुन लग गई थी कि मुझे लगता था कि शायद पत्रकारिता करके मैं लेखन से जुड़ जाऊंगी, क्योंकि एक समय आने तक, ग्रेजुएशन तक मुझे ये मेरा निर्णय हो गया था कि मैं लिखना ही चाहती हूँ। मैं शायद पत्रकारिता करके मैं अच्छा इसमें अपना कर लूंगी। और मैंने विज्ञान की पढ़ाई छोड़ी, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ी, काफी तहलका मचा घर में, काफी मुझे सुनना भी पड़ा, यहाँ तक कि अब तो तुम्हारा करियर खत्म है, तुम कुछ नहीं कर सकती, लेखक बनकर क्या होता है। आज भी अब परिवार ने स्वीकार कर लिया है, पर एक्सटेंडेड फैमिली ने अब भी नहीं स्वीकारा है। उनको लगता है ये बहुत ही कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए किसी को बहुत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो बस ऐसे ही चलता रहा, फिर मैं जिद लेकिन करके, जब इनफैक्ट। आपको ये जी मैम। लेकिन जब आपको ये आपको सफलता देखते होंगे, आपको इनाम मिल रहे हैं, आपकी कविताओं की चर्चा हो रही है, जी। तब तो अब हाँ। थोड़ी निराशा उनकी कम हुई जी। होगी? जी, माता पिता जी, परिवार की निराशा कम हुई है। हालांकि उनको मुझसे अलग तरह की उम्मीदें थी, वो बहुत एक सक्सेसफुल करियर या डॉक्टर या आईएएस देखना चाहते थे। तो वो उनका नहीं हुआ, तो मेरे वो ख्याल से अब भी वो कहीं निराशा के बीज उनके अंदर है। लेकिन फिर इसी तरह दिल्ली आ गई, लेकिन पत्रकारिता जी, पत्रकारिता की पढ़ाई की, यहाँ पे नौकरी की अखबारों में, और फिर अपने आप ही रास्ता लेखन की ओर बन गया। लेकिन मैम ये इतना आसान नहीं था। नहीं, आसान नहीं है सुधा जी, जी सचमुच बिल्कुल। आसान नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल देह धरे का दंड। हम महिलाएं वैसे ही मैम, आप ये देखें, बचपन से अपने परिवेश से बहुत कुछ सीखती हैं, अपने परिवार से, माता पिता से बहुत कुछ सीखती हैं। अभी रश्मि ने जो साझा किया, मैं सुनाई दे रही हूँ ना? लगभग हाँ, सुनाई दे रहा लगभग लगभग मेरे घर के हालात भी वही थे। ठीक है कि है। माता पिता पढ़े लिखे थे, परिवार में बाकायदा चर्चा हुआ करती थी, विचार गोष्ठियां होती थी, पिताजी के साथी आते थे, और हालांकि वो साइंस से थे, पर साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी। और बस उनको देखते देखते कुछ कुछ पढ़ने गुनने लगी थी, और उन्हें ये समझ में आ गया था कि ये बिटिया कुछ रचनात्मक कुछ कुछ बना लेती है, बुदबुदा लेती है। वो बनाना और बुदबुदाना धीरे धीरे, वो मेरी तड़प, मेरी बेचैनी उसका ये सबब बना।
और अध्यापन में नहीं आते तो निश्चित तौर पे जैसा रश्मि के भीतर ये चाव रह गया पत्रकार होती, चूंकि वो जीवट, वो साहस था कुछ भी कहने का, जो सामने साक्षी है, जो देख रही हूँ, जो समझ रही हूँ, उसे कह दूं, मुखर कर दूं। चूंकि साहित्य जगत से जुड़ी रही मैम और लगातार परिवेश घर में ऐसा रहा, तो महादेवी वर्मा को पढ़ा, प्रभावित हुई उनसे, बचपन में तो बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित रही, आज भी, बल्कि मुझे लगता है सारे विमर्श ही वहीं से शुरू होते हैं मैम, सारे संवाद ही वहीं से शुरू होते हैं। हम लड़कियों की जो चिंता और चिंतन है, और जो हम चैलेंजेस आज देख रही हैं या पा रही हैं सोसाइटी से, और जो हम फेस कर रही हैं, हमारी चेतना वहीं से शुरू होती है। जो महादेवी वर्मा को पढ़ा मैंने बचपन में। मैं एक बात पूछूंगी आपसे, एक बात पूछूंगी, जो आपकी यात्रा है उसका, उसमें एक बात, आप तीनों लेखिकाएं हैं, मैं भी हूँ, गॉडफादर की जरूरत होती है क्या हिंदी फिल्मों की तरह? लेखन में गॉडफादर चाहिए सफलता के लिए? नहीं मैम, नहीं मैम, मैम पिता ही काफी है। मुझे जब भी सब कहते हैं पितृसत्ता, तो मेरा थोड़ा विरोध रहता है। मेरा विरोध ये रहता है, मैं उसे पुरुष सत्ता कहने लगती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर पिता अपनी बेटी को बढ़ते बढ़ते देखता है, तो एक पिता ही काफी है। और यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि हम सफलता पा सकते हैं, गॉडफादर नहीं चाहिए हमें अपनी सफलता के लिए। बिल्कुल मैम, अगर वो सफलता होगी भी तो वो बहुत अस्थायी होगी, और शायद उसमें वो आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलेगी जो खुद अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने में मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि हमें वरिष्ठों का संबल चाहिए, उनका प्रोत्साहन चाहिए, वो हमें पढ़े, हमें ये जरूर चाहिए कि वो हमें पढ़ा जाए, हमें रेखांकित किया जाए, लेकिन कोई ऐसा मेंटोर नहीं चाहिए जो हमारे सर पर बैठकर हमें बताए कि तुम्हें ये लिखना है, ऐसे लिखना है, यही करना है। तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अदरवाइज तो ये मान लिया जाता है कि भाई सफल होना है तो कोई कंधा एक चाहिए इस पे सिर रख सके। तो ये एक पूर्ण में आपसे पूछूं। जी मैम, जी रश्मि की आवाज में थोड़ी पता नहीं क्यों हो रही, मेरी आवाज आ रही हो रही है, आपकी आवाज सुन रही। हाँ, मैं सुनाई दे रही है। बताइए। जी मैम, रश्मि की ही बात में थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी। ये साहित्य और समाज ही है मैम जो हम लड़कियों को बगावत सिखाता है। हम बचपन से उस तेवर में, उस मिजाज में होती हैं कि हमें हमारा परिवार पहचान लेता है कि ये जरूर कुछ करेंगी आगे। तो गॉडफादर जैसी चीजें तो क्षणिक सुख देती हैं मैम, बहुत स्थायी प्रभाव उनका नहीं होता। लेकिन गॉडफादर अगर आप कहें तो मेरे लिए साहित्य और ये समाज जो पसरा हुआ है हमारे आसपास, हमारा परिवेश हमें बहुत सिखाता है। हम स्त्रियों को वही बनाता है। हमारे भीतर जो कहने का जज्बा, जो ज्वाला। आपने सुधा जी की बातें सुनी, रश्मि की भी सुनी। एक चीज पूछना मुझे लगता है पूछी जानी चाहिए कि जब लिखना हम शुरू करते हैं तो हमें पुराने लेखकों का सहयोग मिलता है या उनकी आलोचना झेलनी पड़ती है? आलोचना और उपेक्षा ही कहना चाहिए। मैम सवाल किससे है? लगता है जब हम पुराने लेखकों को पढ़ते हैं तो वो एक सहारा ही होता है हमारे लिए। सहारा से ज्यादा हमको जो एक मोटिवेशन कहें कि हम जो, जैसे सुधा मैम ने बोला कि बगावत हमको साहित्य ही सिखाता है, मैं इस शब्द को थोड़ा सा सॉफ्ट करूंगी। मैं ये कहूंगी कि हमको चेतना से एक जो क्या कहेंगे उसको, हमारी चेतना को जागृत करता है। वो हमें एक हमारे पूर्वज लेखकों से हमें ये मिलता है ये कि हम यहाँ तक का सफर वहां तय हो चुका है, अब उस धागे को पकड़ के हमें आगे जाना है। तो हमको पूरा संघर्ष अपने जीवन का करना होता है, लेते तो हम वहीं से ही हैं। रचनाएं मुझे प्रेरणा दे सकती हैं, मैं रचनाओं से प्रभावित हो सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि ये लेखक हमसे जो सीनियर थे इन्होंने ऐसा लिखा तो मैं इन जैसा लिख सकती हूँ या इनसे अच्छा लिख सकती हूँ, इनसे आगे मुझे जाना है। और किसी भी पुरानी पीढ़ी के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि उसके परवर्ती उससे आगे जाएं हमेशा, क्योंकि सृष्टि का नियम यही कहता है और हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब मुझसे आगे मेरी अगली पीढ़ी चले।
लेकिन मैं व्यक्ति के तौर पे बात कर रही हूँ, रचना के बारे में नहीं। पुराने लेखकों की उपेक्षा झेलनी पड़ती है। मुराकामी एक बात कहते हैं कि आपको पढ़ना सब कुछ चाहिए, आपको मीडियोकर भी पढ़ना चाहिए, आपको क्लासिक्स भी पढ़नी चाहिए, आपको नया लेखन भी पढ़ना चाहिए, आपको अपने साथी को भी पढ़ना चाहिए, प्रेरणा आपको कहीं से भी मिल सकती है। लेकिन साथ में निर्मल वर्मा ये कहते हैं कि जब आप सबको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी अपनी भाषा निर्मित होती है। तो पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, बिना पढ़े तो मुझे नहीं लगता कुछ हमें हासिल हो सकता है। हमारा भाषा जब हम सीखते हैं तो उसके भी पाठ होते हैं। आपकी बातें सब सही हैं, आपकी बातें सही है, मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम दफ्तर में जाते हैं, नए होते हैं, तो हमें बड़ी आफतें झेलनी पड़ती हैं। शायद आप सभी लोग इन आफतों से तरह तरह से गुजरे हो। और यहाँ हम महिला दिवस मना रहे हैं और स्त्रियों का गान भी कर रहे हैं, स्त्री शक्ति की बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक सच्चाई है कि चाहे दफ्तर हो, घर हो या लेखन हो, औरतों की बड़ी भारी मुसीबत बनके सामने आती हैं। वो पता नहीं क्यों मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ कि एक तरफ इंटरनेशनल सिस्टरहुड वगैरह की बातें हम करते हैं, हम औरतों के हम आधी आबादी खुद को कहते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि मेरे साथ का कोई मुझसे थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो मैं उसकी टांग खींच के उसे नीचे गिरा दूंगी। क्रैब मेंटेलिटी, जो पंचतंत्र की कहानी है ना, पंचतंत्र की कहानी कि भाई केकड़े अगर उसमें रख दो तो कोई केकड़ा खुली टोकरी से बाहर नहीं जाएगा, खींच खींच के गिरा देंगे। तो मैं ये पूछ रही थी। एनीवे, आपने कहा कि हमें जो पुराने लेखक हैं उनकी रचनाएं एक सॉफ्टनेस भी सिखाती हैं, है ना, आपने ये कहा। तो रश्मि, बसंत है, फागुन है, वैलेंटाइन भी अभी गुजरा है, होली भी आने वाली है। जी मैम। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, कहाँ गया प्रेम? रचनाओं में प्रेम क्यों नहीं है? प्रेम की बातें बहुत हैं। वैलेंटाइन डे का देखिए तो सारी रस्म और रिवाज एक तरीके से हमारे मोबाइल में आ गए हैं। और आज से 20 साल पहले अखबारों के पूरे परिशिष्ट निकलते थे, दिल से और ये मन से और पता नहीं क्या क्या कॉलम पूरे रंगीन, उस पर दिल बना होता था, तीर बना होता था। लेकिन मोहब्बत का गान तो है, मोहब्बत रचनाओं में क्यों नहीं है? क्या प्रेम वाकई एक पिछड़ी हुई सोच होगी? नहीं मैम, पिछड़ी हुई सोच नहीं है। मुझे लगता है कि जो मेरी पीढ़ी है, समकाल जो मेरा चल रहा है, जिसमें पूनम भी है, कई अन्य कवि हैं, चर्चित कवि हैं, उनके जीवन में प्रेम कहीं बहुत अस्थायित्व लिए आ गया है, या प्रेम के का जो स्वरूप है वो बहुत बदल गया है। और इसका बहुत कुछ मुझे लगता है आज की जीवन शैली, जहाँ पे स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तकनीक का इतना दखल हो गया है कि कई तरह की विविधताएं निजी जीवन में भी आपको विकल्प के तौर पर मिल जाती हैं, और लोग हमेशा एक रोमांच की तरफ भागने लगे हैं। जो एक आप कह रही है ना, जिस प्रेम की बात की, जो स्थिर करता है, जो आपको एक जमीन देता है या प्रेरित करता है, उस तरह का प्रेम इस पीढ़ी के पास बहुत कम है। और शायद वो धैर्य भी नहीं बचा है, और जीवन की अन्य दूसरी समस्याएं इतनी हावी हो चुकी हैं। और साथ में एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि विमर्शों के इस दौर में स्त्री अस्मिता इतनी ज्यादा अपनी स्वतंत्र चेतना, जो चेतना शब्द पूनम ने कहा, तो कई बार जैसे मैंने अपनी माँ की पीढ़ी देखी कि वो प्रेम में है, यहाँ उनको दिक्कतें हैं, उनको पितृसत्ता का एहसास भी है, उनको अपनी बंदिशों का भी एहसास है। एक बहुत वरिष्ठ कवयित्री से भी मेरी अभी बात हुई थी, तो वो ये कहती हैं, लेकिन मैं मोह में हूँ, मैं स्नेह में बंधी हुई हूँ कि मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये क्या करेगा ये पुरुष। लेकिन हमारी पीढ़ी में आते आते विमर्श अपनी इतनी स्वतंत्र चेतना जागृत कर चुका है कि स्त्री सोचती है कि पहले मैं भी हूँ, ये तो है, लेकिन इसकी वजह से मेरा स्व खत्म हो रहा है, मेरी जो जीने की एक जिजीविषा है वो खत्म हो रही है, और मैं खत्म हो रही हूँ। हमारी माँ की पीढ़ी ने खुद को पूरी तरह से खत्म कर दिया, घुला दिया उस प्रेम में स्व खत्म हो जाता है सुधा जी, प्रेम में स्व खत्म हो जाता है। मैम आवाज एक बार रिपीट करिएगा। प्रेम में स्व खत्म हो जाता है, ये मैम का प्रश्न। स्वतिरोहित हो जाता है, स्वतिरोहित हो जाता है मैम। हम बढ़ रहे हैं साथ साथ, हम
तो ये साथ साथ बढ़ना, सहभागी होना, सहभागी साहचर्य जिसे कहते हैं, ये समस्या हमेशा रही मैम कि वो तर्क कहलाया, वो ज्ञान कहलाया, हम भावना कहलाई, हम वस्तु क्यों कहलाई, उनके संदर्भों से क्यों हमेशा पहचानी जाती रही। प्रेम में भी ऐसा हमेशा रहा। देखिए, भावुकता जो है ना मैम, हर दौर में भावुकता तब तक अधूरा अनुभव है जब तक हम उसे सामाजिक विचार न बना दें। प्रेम आइसोलेट नहीं करता आपको, प्रेम आपको सामाजिक बनाता है। पीड़ा भोगना प्रेम है, और इस पीड़ा को भोगने से पहले उसको समझने की जरूरत बहुत है मैम। तो अगर हम दुख को नहीं समझे ना, उस पीड़ा को नहीं समझे और उस प्रेम को नहीं समझे, तो अभिव्यक्ति करना नैतिकता नहीं है। और रश्मि ने बिल्कुल सही कहा कि परिवेश ही ऐसा नहीं रहा है। जो मैं यही कह रही थी कि आप जो आसपास है हमारा, क्या करें, जो आसपास अधिकार जो है, चंद्रगुप्त आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रसाद उसकी पहली लाइन है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो अजात शत्रु, हाँ अजात शत्रु का है, तो जी नहीं, मेरे ख्याल में स्कंदगुप्त का है, तो माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कोट कर रहा हूँ, लेकिन ये प्रसाद का वो है, अजात शत्रु या स्कंदगुप्त का, कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो क्या हम अधिकार की जो मांग हमारी है, प्रेम खत्म हो जाएगा, हम प्रेम को भूल जाएंगे? ये मांग ही क्यों है मैम, ये मांग ही क्यों है? क्यों प्रेम से मांग करना गलत है? अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। मांग करना एक्चुअली मैम गलत है, क्योंकि प्रेम तो मांगा तो जाता है नहीं। जहाँ से ये फेमिनिज्म आया है, वहां आज लोग हल्ला मचा रहे हैं, परिवार लाओ, हमें परिवार चाहिए, क्योंकि सब एकदम अकेले हैं। ना औरतों को कोई मदद है किसी से, ना बूढ़ों को कोई मदद है, ना बच्चों को कोई मदद है। और आप अपने अभी देखिए कि सारे विमर्श एक दूसरे के खिलाफ लगते हैं। बूढ़ों का विमर्श स्त्री विमर्श का समर्थक नहीं है, बच्चों का विमर्श स्त्री विमर्श का समर्थक नहीं है। अगर आप उनके एनजीओ की रिपोर्ट्स देखें, उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको पढ़ें, क्या करें, प्रेम को भूल जाए? पूनम? नहीं मैम, प्रेम को भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन जैसा कि रश्मि ने कहा कि हमारा समाज इस तरह की स्वतंत्रता चाहता है कि लगता है कि प्रेम में स्व नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों का काम बनता है, जो दो लोग प्रेम कर रहे हैं, उन दोनों का फर्ज बनता है कि उस प्रेम को खोने नहीं दें। ढूंढने का तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रेम होगा तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनके बीच में प्रेम को कभी खोजा या मांगा नहीं जाता। बहुत सारे उदाहरण और भी हैं, अमृता प्रीतम का उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है हिंदी साहित्य में। तो प्रेम को मांगा तो नहीं जा सकता, उसको मैं ये कहती हूँ कि पहले वो संयम अपने में डेवलप करें। हम जब दूसरे से मांगे तो पहले हम देना तो सीखें, चाहे वो स्त्री हो या जो हमारे साथ भी लोग हों, हम उनको देना ही भूल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, मैं आप तीनों से कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेटिंग साइट से इस दौर में प्रेम की कोई जरूरत ही नहीं है। यही मैम मैं जोड़ना चाह रही थी यहाँ पर, डेटिंग साइट से मैरिज होती है बड़ी संख्या में। हाँ मैम, मैं ये जोड़ना चाहूंगी। लेखन की बातें हो रही है, ये सब जो हम बातें कर रहे हैं, अगर आपके लेखन में हो सकता है ये सब बातें होंगी या आगे आएंगी, या मैं ऐसा सोचती हूँ या आज की पीढ़ी ऐसा सोचती है, मैं वो बातें कर रही हूँ। तो डेटिंग साइट्स का जो दौर है उसमें फ्री सेक्स चाहिए, और क्या सेक्स और प्रेम एक दूसरे के विरोधी हैं? मैम यहाँ पे मैं पूनम की बात पे ही कुछ और जोड़ना चाहूंगी कि जैसा कि पूनम ने कहा कि प्रेम तो जरूरत है, और जैसा आपने अभी उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, बच्चों को दोनों माता पिता का या एक जोड़े का संरक्षण परिवार नहीं मिल रहा, परिवार की जरूरत हमेशा की हमेशा बनी रहेगी। लेकिन प्रेम में स्व की जो बात, मुझे लगता है बहुत किताबी बातें हैं, हमें लगता है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम दो बिल्कुल समान व्यक्ति होते हैं, और जब कोई पलड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर वो प्रेम नहीं रह जाता है, वो दासत्व हो जाता है, और यहीं पर कुछ टूटता है, कुछ खंडित होता है, और फिर वो समझौते में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रेम से ज्यादा मैं कहूंगी कि कंपेनियनशिप, एक साझेदारी की जरूरत है पुरुष के साथ, क्योंकि एक विपरीत लिंगी के साथ ही जनरली हम प्रेम में होते हैं। तो यहाँ पर
स्त्री तो हमेशा से देती आई है, समर्पित रही है, उसने अपने स्व का भी समर्पण किया है, परिवार छोड़ दिया है, अस्तित्व भी छोड़ दिया है। यहाँ पुरुषों की अब भागीदारी, ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को एक रिश्ते में पूरी तरह से दें और एक स्त्री को उसके संपूर्ण अस्तित्व के साथ स्वीकारें। बिल्कुल मैं भी कुछ मैम अभी हाल का ही उदाहरण देखते हैं, आयशा की डेथ हुई अभी, सॉरी आयशा ने सुसाइड किया। जो हमें पुरुष चाहिए या पुरुषों से मुक्ति चाहिए? क्योंकि हम अक्सर पितृसत्ता की बात हमें साथी चाहिए, तो हमें साथी चाहिए, एक साथी चाहिए, एक बहुत जरूरी बात जो सत्ताएं होती है ना मैडम, एक बहुत जरूरी बात जो केंद्र में होनी चाहिए, जिसकी चर्चा होनी ही चाहिए। क्यों हमारी सामाजिक स्थिति और हमारी भौतिक स्थिति दोनों को दर्ज कराए बगैर हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रेम पर पाबंदी है। ये आप वैसे ही समझिए जैसे हमदर्द होना और हमजुबां होना, दोनों में फर्क है। हमें तो माने कहा जाता है कि हम पर बहुत बात हो रही है, पर जब हम बात करती हैं हम पर बहुत बोला जा रहा है, पर जब हम बोलती हैं तो आप समझ रही हैं कि हमारी तरह पढ़ना और हम पर पढ़ना बहुत फर्क है। प्रेम में भी यही हो रहा है। ये एक तरह की पहरे हैं, ये कहना चाहती है ना, प्रेम पर पहरे हैं, प्रेम पर पहरा है, बिल्कुल सही है, पाबंदी है। आज ही की खबर है, आज ही की खबर है कि लड़के ने अपनी बहन को मार दिया, बिल्कुल सही है। पुरुष शब्द जो है ना मैम, बड़ा कठोर कर्कश शब्द है। तो पुरुष जो है ना, हम अपने बेटे में चाहती हैं, ना अपने भाई में, ना पति में, ये तीनों ही साथी और सहयोगी रहे। इसलिए मैंने सबसे पहले साहचर्य की बात की मैम, कि ये साहचर्य बहुत जरूरी है। अनामिका जी, मैं अपनी क्लैरिटी के लिए जानना चाहती हूँ, मैं मेरी क्लैरिटी को बताइए कि हम कहते हैं पितृसत्ता, हमें उससे, ये हम सब लेखन की बातें कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई राजनीति भी हम नहीं कर रहे हैं, हम लेखन, क्योंकि इससे मुझे भी आपकी बातें सुन के बहुत कुछ सीखने का मौका है। तो हम कहते हैं पितृसत्ता से मुक्ति चाहिए। मैं सोचती हूँ कि जो सत्ताएं होती हैं ना, उनके अपने तर्क होते हैं, वे हमेशा दमन से चलती हैं। एक जब तक आप दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, सत्ता नहीं चलेगी। यही अनुशासन सत्ता सत्ता से बेहतर होगी या मातृसत्ता पितृसत्ता से बेहतर होगी? और अगर जहां मातृसत्ताएं हैं अपने ही देश में, 1990 से खासी की कम्युनिटी जो है वो मातृसत्ता से मुक्ति का मुहिम चला रही है। बिल्कुल, आप मुझे कोई भी जवाब दीजिए मेरी क्लैरिटी के लिए, मैं इसको जानना चाहती हूँ, ये क्या करे? सत्ता तो दमन करती है, तो यदि हम पितृसत्ता से मुक्ति चाहते हैं और मातृसत्ता को लाना चाहते हैं, तो पक्का है कि मातृसत्ता कोई अन्याय नहीं करेगी, क्योंकि 1990 से, अभी मैं एक अफ्रीका के एक उसके बारे में पढ़ रही थी, उसमें था कि वो पुरुषों को कोई अधिकार ही नहीं है वहां। वो तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, वो सिर्फ इतनी आंखें खोल के रह सकते हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं, सारा फ्री सेक्स, सारा प्रेम, सारा जमीन जायदाद, सब कुछ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या करें, हमारे रास्ते, तो मुझे लगता है इतना कंफ्यूजन है भाई, क्या किया जाए? मैम जैसे आपने कहा कि सत्ता तो कोई भी हो वो खतरनाक तो होती है, सत्ता होनी ही नहीं चाहिए। और मात्र सत्ता का एक उदाहरण मैं भी हूँ। मेरे घर में मेरा लिखना पढ़ना मेरे पिता को ही नहीं, मेरी माँ को भी पसंद नहीं है, और ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं ऐसे परिवार में हूँ जहाँ पर लड़की को पढ़ाया भी नहीं जाता। तो सत्ता तो कोई भी हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ, मैं उसके खिलाफ बोलती भी हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त ये जानते भी हैं कि मैं किन पीड़ाओं से गुजर के मैंने लेखन में कदम रखा है। मेरी कोई भी रचना छपती है तो पहले घर आती है वो किताब छानी जाती है कि मैंने क्या लिखा है, उसके बाद वो मेरे पास आती है। तो ऐसे हालातों में मैं रह रही हूँ, और ये तब है जब मैं एक मातृसत्ता की छाया में हूँ। तो पितृसत्ता ही खतरनाक नहीं है मातृसत्ता, बल्कि मातृसत्ता ये जानती है कि स्त्री को ऐसे पॉइंट्स कहाँ है जहां पर स्त्री को चोट मारी जाए और सबसे ज्यादा उसे दर्द हो, वो पीड़ा मातृसत्ता देती है। पितृसत्ता से ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, कोई भी सत्ता हो पर मातृसत्ता भी उतनी ही खतरनाक है जितनी पितृसत्ता है। तो सत्ता कोई भी हो तो उसको उसका विरोध करना चाहिए। क्या करें रश्मि? उसका विरोध जैसे मैं कर रही हूँ, उसका विरोध किया जाए?
जी किया मैम, जाए? मैम दरअसल जब हम स्त्रीवाद की बात करते हैं तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, जब हम पितृसत्ता की बात करते हैं तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमें पुरुषों का दमन चाहिए या पुरुष नहीं चाहिए। पुरुष हमारा एक सहचर है, साथी है, भाई है, बेटा है, सब कुछ है। मतलब हम और वो एक साथ इस पृथ्वी को ही सुंदर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ समान संसाधनों, समान अवसरों की बात है और कोई भी सत्ता ना हो, दो सहचर हों जो साथ मिलकर परिवार बनाए, समाज बनाए, देश बनाए, तभी चल पाएगा। कोई भी सत्ता कहीं क्यों रहे, किसी भी परिवार में भी कोई सत्ता क्यों रहे, चाहे माँ हो या पिता हो, सब सब साथ मिलकर एक पूरक परिवार क्यों ना बनाए, जहाँ बच्चों की भी सुनी जाए, जहाँ बच्चे भी अपने मन का कर सके। जैसे मुझे भी उतनी ही दिक्कत हुई अपने आप को खड़ा करने में, अगर मुझे परिवार का और साथ मिलता तो शायद मुझे और कम दिक्कत होती। पूनम का भी यही उदाहरण है, सुधा जी का। तो परिवार कई बार, चाहे उसमें कोई भी सत्ता हो, मातृसत्ता भी पितृसत्ता के साथ परस्पर ही चलने लगती है एक समय के बाद। वो भी वही और यहाँ विरोध करना और मुश्किल होता है रश्मि। वही जहाँ भाषा और विरोध बोली करना होती है जो बहुत ज्यादा पितृसत्ता मुश्किल के होता अपने है। दिमाग में बैठता है। उसको भी दमन चाहिए, उसको भी अंकुश चाहिए। ये अंकुश का ही हमें खिलाफ करना है, इस दमन का ही खिलाफत करनी है। एक सहचर और लेकिन क्या सामंजस्य की सारे भाव। अंकुश गलत होते हैं रश्मि? जी मैम। रश्मि, अगर बच्चा आग छू रहा है, आग छू रहा है, आग, बच्चा, आप उसे रोकते हैं ना? बच्चा सड़क के बीच में खड़ा है, आप उसे जी खींचते हैं ना? तो जी जी अंकुश, बिल्कुल मैम। सारे अंकुश तो खराब नहीं होते। नहीं मैम, वो कुछ तो अनुशासन आपको होता है। जीवन जीने के लिए कुछ अंकुश, जी कुछ अनुशासन चाहिए। जी बिल्कुल मैम, वो तो अनुशासन है। और कई बार अब ऐसा महसूस होता है कि जो माता पिता ने तब कहा था वो सारी बातें गलत नहीं थी। अब जब हम चूंकि खुद हाँ, माता पिता हैं तो अब ये बिल्कुल। महसूस होता है कि उसमें बहुत सारी बातें जो हम बगावत में आ जाते थे कि नहीं ये कह रहे हैं तो ये गलत होगा, तो ऐसा नहीं है। माता पिता भला ही चाहते हैं। ज्यादातर माता पिता, बहुत कम ही अपवाद होता है कि वो अपने बच्चों का, तो वो हमारे लिए एक सेक्स स्ट्रक्चर में एक सपना देखते हैं और उस हिसाब से हमें ढालना चाहते हैं। मैम लब्बो लुआब ये सुधा जी, हम बेटियां, एक मैम लब्बो लुआब ये हम बेटियां, हम लड़कियां, हम स्त्रियां दूध में पानी की तरह घुलनशील नहीं होना चाहती, हम रेत में पानी की तरह अलग दिखना चाहती हैं। एकदम ये दुरुस्त है कि शेक्सपियर क्यों, हम शेक्सपियर क्यों नहीं बन पाती, हम बेटियां उसी माता पिता, उसी परिवेश, उसी घर परिवार के साथ हम बेटियां क्यों हमेशा। मैं पूनम के इस बात से बहुत, पूनम ने छू लिया मेरे मन को, भीतर तक छू लिया कि एक ही परिवेश में पलती बढ़ती हम सलाम करते बेटियां। हैं तुम्हें। बिल्कुल बिग सैल्यूट। हम बेटियां उसी माँ बाप से हैं, उसी परिवेश से हैं, उसी परिवार से हैं, लेकिन हम शेक्सपियर नहीं बन पाती। शेक्सपियर तो कोई दूसरा ही होगा। हम जितना भी चिंतन कर लें, चिंता दे दें, इनको चुनौती दे रहे हैं लगातार, बल्कि अब तो अरे चेतावनी नहीं दे नहीं रही नहीं हैं। नहीं नहीं, सुधा जी, इतने निराश होने की जरूरत नहीं है आपको। इंदिरा गांधी अपने ही देश में होती है निराश कर रही मैडम। नहीं, मैं तो आज सैल्यूट तक कर रही अमेरिका में हूँ। नहीं हो सकी कोई इंदिरा मैं गांधी। सैल्यूट कर रही हूँ, क्षमा निराश इंदिरा कीजिए, गांधी अगर अपने हम ही देश निराश में होती तो होती आज हम है। खुल के नहीं बोल रही होती। निराशा बिल्कुल। हम निराश मैं हैं आशा, एक्चुअली। हम में से कोई, इंदिरा गांधी होती है हमारे यहाँ। हम अमेरिका चारों में तो निराश आज तक होंगे नहीं तभी हुई। तो। अपने यहाँ मैम हम वोट चारों का निराश अधिकार होंगे हमें, हम वोट के अधिकार के लिए हमें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैम अमेरिका हम में चारों 17 साल तक संघर्ष करना पड़ा, मीडिया बैटिंग झेलनी पड़ी, और क्या नहीं हुआ। तो इतनी मैम निराशा की जरूरत नहीं है। शेक्सपियर हम ना हो, महादेवी वर्मा तो हो सकते हैं ना, निश्चित तौर इंदिरा पे गांधी विमर्श। हो सकते हैं, मैम मायावती हो सकते हैं। हमारे यहाँ मैं सारा मायावती की विमर्श, बहुत फैन हूँ। बिल्कुल मैम, हमारे यहाँ सारा विमर्श महादेवी वर्मा से है। उसी विमर्श को सीखकर हम बेटियां बड़ी हुई हैं। कात्यायनी, महादेवी मैम वर्मा दो तो मैं पंक्तियां, आपसे पहले दो कह रही पंक्तियां थी। कहूँ मैं। मैम कात्यायनी कहती हैं हम निराश नहीं, हम चारों निराश नहीं, तभी तो संवाद कर रही हैं। कात्यायनी कहती हैं ऐसा हाँ, किया जाए, ऐसा नहीं, किया जाए कि एक न साजिश केवल रची जाए, निराश बल्कि ऐसा किया जाए कि एक साजिश रची जाए, बारूदी सुरंगे बिछाकर उड़ा दी जाए चुप्पी की दुनिया। तो ये कॉन्स्पिरेसी की दुनिया को हम उड़ाने के लिए बैठी हैं। हम निराश कतई नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। आप सही कह रही हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से बहुत बड़ी हूँ, उम्र मेरी बड़ी है, लेकिन मेरी दादी कभी कल्पना कर सकती थी कि आज हम सब बैठ के ना साहित्य पे अपनी बातें बना रहे हैं और अपने विचार बिल्कुल। व्यक्त कर रहे हैं। उनके लिए तो घर के बाहर आंगन की दुनिया ही पूरी दुनिया। तो मैं ये, या मेरी नानी या मेरी बुआ, या हो सकता है आज की स्त्री, आज की जो लड़कियां आप लोग हैं,
उनके घर की माताएं भी बहुत सी, जिन्होंने घर से बाहर की शायद दुनिया ना देखी हो। तो एक जो हमारी सारी बातें हो रही है उसमें एक चीज और भी है। आजकल क्यों होता है ऐसा रश्मि, पूनम, सुधा जी, कई बार होता है मेरे साथ ऐसा कि मैं कोई किताब उठाती हूँ, बड़े शौक से मैंने उसे खरीदा है और मैं उसे पढ़ना शुरू करती हूँ, 3-4 पृष्ठ पढ़ने के बाद मैं उसे रख देती हूँ। अब कारण पूछिए। कारण ये है कि रचना में कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप बन गए हैं, कुछ फार्मूलाबद्ध लेखन हो गया है कि जैसे ही आप लिंग पता चलेगा, आपको धर्म पता चलेगा, जाति पता चलेगी, तो आपको किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी पता चल जाएगा। तो फिर जब मुझे 4-5-10 पृष्ठ पढ़ के ही पता चल गया कि भैया कौन जीतेगा कौन हारेगा, अंत तक क्या होगा, तो मैं क्यों पढ़ूं उस 400 पेज के उपन्यास को, मैं क्यों पढ़ूं? तो क्या रचना में ये स्टीरियोटाइप ठीक है कि मैंने पहले ही बना लिया कि मेरा ये चरित्र है, इसकी ये जाति है, इसका ये धर्म है, इसकी ही जीत होनी है अंत में, मैं क्यों पढ़ूं उसको? मैं कहूँ रश्मि, आप जी मैम, सभी उस बता तरह सकते की, हैं, पूनम, सुधा जी जी। मैम, मैं अपनी बात कह देती हूँ। मुझे लगता है कि ज्यादातर अधिकांश लेखन अगर इस तरह का जो आपको रुचिकर नहीं लगा, वो एक विमर्श को ध्यान में रखकर लिखा जा रहा है और जबरदस्ती उसमें कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जबकि लेखन में कला और विचार तो उसमें नमक की तरह होना चाहिए। और लेखक को बिल्कुल कोई एक पक्ष पकड़कर, या तो आप एजेंडा राइटिंग कर रहे हैं, पैम्पलेट राइटिंग कर रहे हैं, या अखबार में आलेख लिख रहे हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में यही फर्क आता है कि लेखक उस रचना से बाहर खड़े होकर और अपनी रचनात्मकता भी उसमें डालता है, जिससे हर आम पाठक उसमें अपनी छवि देख सके। तो मुझे यही लगता है कि विमर्श जबरन किसी रचना में नहीं डाले जाने चाहिए, बल्कि उनका पढ़ते हुए लेखक आस्वाद ले, छन्नी शब्दों में से छन कराए, वो जरूरी है। सुधा जी। मैम, जैसे लेखक की कंडीशनिंग, लेखक का परिवेश उसकी कंडीशनिंग करता है। देह, जाति, वर्ग या धार्मिक मान्यताएं जो हैं, ये पाठक समुदाय को भी अनुकूलित करती हैं। ये एक तरह से कंडीशनड हो जाते हैं। आप समझ रही हैं मैम कि यही पढ़ने की रुचि है, यही दिखना है, जो देखना चाहते हैं यही देखेंगे, इसके इतर कुछ नहीं देखेंगे। और रश्मि ने बहुत बढ़िया कहा, जब विमर्श, जब अनिता और बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत मैम, मुश्किल है। हम ऐसे किताबें घर में आती हैं, उसी फ्रेम में क्यों देखना चाहते हैं? तो ये कंडीशनिंग केवल लेखक की नहीं हो रही मैम, ये देह के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर, वर्ग के नाम पर तमाम अस्मिताएं जोड़कर खड़ी हुई हैं। कंडीशनिंग इनकी भी हो रही है, श्रोता समाज की, पाठक समाज। और ये सहृदय नहीं रहा मैम, कतई नहीं रहा, ये सहृदय समाज नहीं रहा, ये हृदय विहीन दौर है। मानती हैं कि रचनाएं विमर्शों के बोझ से दबी जा रही हैं? मानती हैं? और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि रचनाओं की अपनी बोलिए, आप बहुत कम बोलती हैं, बल्कि कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि जो हमारी फेमिनिस्ट हैं, कई बार उन्हें मुझे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहने को मन करता है। आपके पास विमर्श होता नहीं है, विमर्श बना दिया जाता है। तो जब आप विमर्श को बना रही हैं, या मुझे पूनम से ऐतराज है। खैर आप बोलिए, आप बोलिए। ऐतराज तो खैर सभी हम सभी अलग अलग विचारधाराएं रखते हैं। आप अपना वक्तव्य पूनम, ऐतराज नहीं है, कुछ असहमतियां और असंतोष हो सकता है। मुझे लगता है पूनम को सुनकर हमें ऐतराज जताना चाहिए। जब उसने सो कॉल्ड फेमिनिस्ट शब्द दिया है, तो मैं खुद को फेमिनिस्ट कहती हूँ, and I proclaimed myself that I am a feminist, but मुझे नहीं लगता कि मेरा लेखन एक एजेंडा राइटिंग है। पर मैं पूनम को सुनना चाहूंगी कि सो कॉल्ड फेमिनिस्ट से उनका क्या अभिप्राय है। नहीं, लेकिन रश्मि, जो लोग एजेंडा लेकर काम करते हैं वो भी अपने को फेमिनिस्ट कहते हैं, वो भी कहते हैं कि एजेंडा लेकर अनामिका से बड़ा स्त्रीवादी कवि कौन होगा? अनामिका, सविता सिंह, कात्यायनी, जो 3 कविता के क्षेत्र में एक शब्द बोला है और उसके बाद मेरी बात सुनी भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पहले आप पूरा लीजिए। नहीं, आप पूरी कीजिए। आप अपनी बात में तो कह रही हूँ कि आप पूरी कीजिए। फिर मुझे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट शब्द से ऐतराज था,
बाकी आप अपनी बात पूनम आप कीजिए। कहिए, पूनम आप कहिए, पूनम आपने ही बोली है, कहिए आप। अब जब हम पूनम इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, तो एक बात भी ना टूट जाती है, फिर वो नहीं, आप मुझे याद भी नहीं रहती कि मैं आपको सुनना है, क्या बोलने आप सब वाली थी, वो आपको सुनना पॉइंट्स याद चाहते नहीं हैं रहते। ना, आप बोलिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी बोलिए। जितना मुझे याद आ रहा है कि सारी फेमिनिस्ट नहीं है। वो एजेंडा उठाती है, मुद्दे उठाती है, उसके बाद उस पर शोर मचाती है। मुझे उन फेमिनिस्ट को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट कहने को मन करता है। वो होती नहीं है। उनको, मुझे पता है कि स्त्री को स्वर बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत सदियों के बाद मिला है, पर महादेवी के पास भी स्वर था, उसके बाद प्रभा खेतान के पास भी स्वर था, अनामिका के पास भी स्वर है, गगन जी के पास भी स्वर है, ऐसी बहुत सारी लेखिका, लेकिन वो फेमिनिस्ट नहीं है उस तरह की जितनी शोर मचाने वाली, चीखने चिल्लाने वाली फेमिनिस्ट होती हैं। सामंती परिवार में मैं भी रही, सामंती तरह के परिवार में मैं भी रही हूँ, लेकिन हमारा सबका स्वर अलग अलग है। मुझे इस चीखने चिल्लाने पर बहुत एतराज होता है कि आप जो कर रही हैं उसको फेमिनिस्ट का स्वर दे देती हैं, ये गलत बात है। और मैं यहाँ किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, वो सबको दिख जाता है। वो मैं भी हो सकती हूँ कई बार कि किसी मुद्दे को, किसी बात को मुद्दा बना दिया जाए और उस पर मैं शोर मचाऊं, तो मैं एक फेक फेमिनिस्ट बन जाऊंगी। मैं ये कहना चाह रही थी। यहाँ पर एक बात जोड़ूंगी कि देखिए, जिसको पूनम चोर मचाना कह रही हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन मुद्दे उठते हैं, कई तरह के मुद्दे उठते हैं मैम, और कई मुद्दे बहुत जेन्युइन होते हैं, क्योंकि स्त्रीवाद में कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ तक स्त्रीवाद है और इसके आगे स्त्रीवाद नहीं है। अनामिका जी की कविताएं जब स्त्रीवाद की बात करती हैं, अधिकार की बात करती हैं, तो वो पूरे खुल के मुखर हो गए, ये नहीं कि छप छिप के। महादेवी ने भी पूरा, महादेवी की कविताओं में वो आक्रोश है, मीरा की कविताओं में आक्रोश है, आक्रोश होने के बाद भी उनकी रचनात्मकता बची हुई है। तो जिसे पूनम शोर समझ रही हैं या जो हो हल्ला मचाया जा रहा है, हालांकि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं संयमित होकर ही बात करती हूँ, पर जो फेमिनिस्ट रैडिकल, किसी को पॉइंट आउट नहीं किया। इसीलिए ऐसा ना लगे कि मैं इसलिए काट रही हूँ कि पूनम ने मुझे पॉइंट आउट किया, लेकिन मेरी कई ऐसी मित्र हैं सोशल मीडिया पर जो रैडिकल फेमिनिस्ट, जिनको मैं मान सकती हूँ, लेकिन मुझे उनका पॉइंट भी समझ आता है कि जब इतने दिनों तक आवाज नहीं सुनी गई तो आवाज तेज करनी पड़ती है। हर समय मीठा बोलकर या मधुर बोलकर ही पितृसत्ता के जाले या जो वो जंग लगी दीवारें हैं वो नहीं तोड़ी जा सकती। आज तक सिर्फ मीठा मीठा ही बोला गया है या याचना के स्वर में बोला गया है। अब अगर अधिकार के स्वर में बोला जा रहा है अब्यूजिव तो वर्ड कहाँ से आ जाते हैं रश्मि? हमारे फेमिनिज्म में अब्यूजिव वर्ड कहाँ से आ जाते हैं? मुझे उस पर एतराज होता है। वो मैं सोशल मीडिया की एनार्की को पहले ही हाईलाइट कर चुकी हूँ कि कुछ चीजें सोशल मीडिया में अराजकता के स्तर तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हें इसलिए ही खारिज नहीं कर सकते कि ये स्त्रियां अराजक हो गई हैं। उनका अपना तरीका है, और जो नई पीढ़ी मैम आ रही है, जो हमसे भी नीचे की पीढ़ी है, वो उसमें वो आग और ज्यादा है। तो हम उन्हें सिर्फ इसलिए दबाते हैं कि तुम मीठा बोलो, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, तो शायद ये जेन्युइन बात नहीं होगी। आग अगर लगती है रश्मि तो मेरा भी घर जलता ही है। आग लगती है, आप एक आधे पक्ष की बात कर रही हो, मैं बचे हुए आधे पक्ष की बात कर रही आपको हूँ। बुझाना भी पड़ता है। आग अगर लगेगी तो मेरी बिटिया ही है, सुधा जी की भी बिटिया है, 12 साल की है, सुधा जी की भी एक किशोर बिटिया है, युवा बिटिया है। तो मैं इन बच्चियों को देखती हूँ कि ऐसी नॉर्मल सी बातें भी जो शायद मुझे फेमिनिज्म के दायरे में नहीं नजर आती हैं, वो इनको अपने अस्तित्व पर, अपने लड़की होने पर चोट लगती है। तो मैम, ये पीढ़ियों का अंतर भी है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। वो धीरे धीरे पठन के साथ, अध्ययन के साथ वो अपने आप संयत होगा, अपने आप वो रास्ता पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम उन्हें खारिज करेंगे, हम उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हम, फिर तो वही बात होगी मैम कि हमारी परिवार ने हमें नियम सिखाए, हमें अनुशासन ही सिखाते रहे, हमें दबाते रहे, वैसे ही हम आने वाली पीढ़ी को भी वैसे करें। हम उन्हें खुद क्यों ना रास्ता बनाएं। इसमें एक बात अनुशासन की नहीं है, बात सही और गलत निर्णय की भी है। जैसे कि अगर हम दफ्तर जाते हैं तो वहां के सारे अनुशासन हम मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे 9 बजे जाना है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। 9 बजे अगर हमें पहुंचना है, हमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है, तो हम 9 बजे ही पहुंचेंगे। और वो मेरी आत्मनिर्भरता, मेरा पांव पे खड़ा होना, मेरे पैसे की मेरी वो सब, उसे मैं बहुत अच्छा समझती हूँ। मैं दफ्तर में हर तरह के समझौते करती हूँ। समझौते वो वाले नहीं, समझौते वहाँ के अनुशासन के, वहाँ की दफ्तर की जो पॉलिसी है, वहाँ के जो तौर तरीके हैं। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ के वो मैं मानती हूँ सारे अनुशासन में, क्यों मानूं?
मैम ये क्यों मानना अनुशासन चाहिए? अगर अलग अलग स्तर पर हो, जी मैं एक पंक्ति बस खत्म करूंगी, अलग अलग स्तर पे हो कि घर के लड़के के लिए कोई और अनुशासन हो और लड़की के लिए कोई और अनुशासन, तो उसका विरोध है। अगर सब समान रूप से हो तो उसका क्यों विरोध होगा? या अभी हाल फिलहाल सोशल मीडिया पे एक तस्वीर एक स्त्री ने डाल दी, वो उसपे हो सकता है ये उसकी एक्सट्रीम हरकत हो, जहां पर वो कमोड पर बैठी हुई है और बाहर बच्चा, हाँ, तो मैम वहां पर ठीक है, हो सकता है वो अटेंशन सीकर भी हो, मैं मानती हूँ, लेकिन वहां पर पुरुष उसे गाली दे रहे हैं और भारी मात्रा में गाली दे रहे हैं। ये वही पुरुष हैं जो कहीं भी जेब खोल के खड़े हो जाते हैं, शर्टलेस फोटो डालते हैं, तब इनकी संस्कृति खत्म नहीं होती। और एक स्त्री डाल रही है तो आपकी संस्कृति खत्म हो रही है, परिवार खत्म हो रहा है, समाज खत्म हो रहा है। तो बस मुझे यही कहना है संस्कृति कि वगैरह समान औरतों के बीच पर ही क्यों पड़े? मुझे भी कुछ कहना है संस्कृति मैम। का थोड़ा औरतों के बीच पर ही क्यों पड़ना चाहिए, है ना? वो मेरी ही पीठ पर क्यों पड़ेगा बिल्कुल, संस्कृति मुझे भी वगैरह कुछ का? जिसको कहना है। संस्कृति संभालने वो संभाले अपना जाके। तो निश्चित तौर मैं पे ये पूछना चाह रही हूँ सुधा जी, अब शायद हमारा बिल्कुल। वक्त भी कुछ खत्म सा हो रहा है नहीं, और मुझे एक आपकी पंक्ति कविताएं भी जोड़ना सुननी है, दो पंक्ति कविताएं भी सुननी है। कविताएं भी सुनाएंगे मैम, कविताएं सुनाएंगे, पर बड़ी नहीं, हमारे समय की बहस जो सीमा है भी बहुत, है तो बिल्कुल बिल्कुल, बहस बहुत अच्छी चल पड़ी है। पूनम, असहमतियों और असंतुष्टि का आदर करना ही चाहिए, और जब दौर बह रहा है ना बेटा, तो चीखना ही चाहिए, तब तो आवाज बाहर निकल के आना चाहिए। देखो आप, हमारे बाहर निकलने की तयशुदा शर्तें हैं। हम अपने परिवार में हो, अपने प्रेम में हो, शिक्षा में हो, नौकरी में हो, हमारी ही जवाबदेही हमेशा क्यों रहती है भाई? अरे मनुष्य होने की पहली शर्त स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता नहीं है? हमें अपनी देह तक पर तो अधिकार नहीं है। कैसे ना हम चीखें और बोलें? सोचने, कहने, बोलने, लिखने, पढ़ने, प्रतिष्ठित होने का हक, हमें अपने शौक और जुनून को पालने का भी हक है पूनम। पूरी तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि बहुत मुश्किल से स्त्री को स्वर मिला है, लेकिन मैं फेक फेमिनिज्म की बात कर रही हूँ। असहमति है, और वो असहमति है कि अगर हम ही आवाज नहीं उठाएंगे अपने लिए, इस पूरी जकड़बंदी के लिए, दे धरे का दंड, दे तो उन्होंने भी धरा है। हमें अपने सुधा जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात और कहूंगी। हमें असहमतियों को उठाने का अधिकार है, हमें हर एक से असहमत होने का भी अधिकार है, लेकिन हमें अपने से, जो मुझसे असहमत हो रहा है, उसे भी अधिकार देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि उसका अधिकार बराबर से होने चाहिए। जो विमर्श असहमति का अधिकार नहीं देता वो खत्म हो जाता है। पूनम दुनिया में हमने पूनम देखा तो है। कह रही है, कई मैं आखिरी लेखिकाएं सवाल आपसे पूछूंगी, आखिरी सवाल वो ये है, मेरे ख्याल में मेरे सामने घड़ी तो है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है टाइम कितना, हम कब शुरू किए थे। 6:19 हमने शुरू कब किया? 5 बजे शुरू किया था, तो 5:30 उन्होंने कहा था 40। तो ये है कि क्या ऐसा क्यों मान लिया गया हमारे समाज में कि हम अपनी सारी समस्याएं कानूनों से हल कर सकते हैं? आप सभी जवाब, आप सभी को बताइए पुनः, बताइए, बोलिए बोलिए। हम कानून का सहारा इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमारे परिवार सहयोग की भावना नहीं रखते हैं, तब हमें जाना पड़ता है। अगर सहयोग हमें सोसाइटी से मिलता है, हमारे अपनों से मिलता है, तो हमें कानून का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती। अभी केस पढ़ा था, सुना था मैंने, और कई ऐसे केस हो चुके हैं जहां पर एक लड़की अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और वो कोर्ट में जाती है, पुलिस के पास जाती है कि मुझे इस के साथ रहने दिया जाए, उसके बावजूद भी पिता उसकी हत्या कर देता है, कानून भी नहीं उसकी मदद कर पा रहा। तो कोई रास्ता तो कुछ है ही नहीं स्त्री के पास। इतनी घुटन कि कानून के पास जाती है, सर्वोच्च सत्ता के पास जाती है, जहां सारे नियम कायदे कानून बनते हैं समाज के लिए, समाज की लड़कियों के लिए, वहां भी जगह नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि वो जाए तो जाए कहाँ, है ही नहीं कोई जगह उसके लिए। सही बात है, कानून भी नहीं है, सोसाइटी नहीं है, अपने नहीं है, कोई भी नहीं है, तो अपने लिए आवाज उठाना ही फेमिनिज्म है। इसके लिए तो मैं स्ट्रांगली इसको नहीं, मैंने सवाल ये इसको मानती हूँ। मेरा ये है, मैं ये पूछ रही हूँ कि सारी समस्याएं हमारी कानून से हल हो सकती हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, कानून तो होना ही चाहिए, क्योंकि कानून नहीं तो हम कहाँ जाएं?
है ना? मान लीजिए किसी सारी चीज के लिए समस्या कहीं कानून भी में हल नहीं भी हो पता सकती। चल, जब वो ये बाल सारी विवाह का विरोध हो रहा था, समस्याएं आजादी का कहीं भी दौरान, नहीं तो सुलझ इसी पे सकती इतना हैं। हल्ला मच रहा था, है ना? 6 साल की उम्र और 8 साल की उम्र होनी चाहिए कि 13 की होनी चाहिए कि 11 की होनी, इसी पे इतना वाद विवाद था। तो कानून तो होना चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि अनामिका जी एक कानून बात से कहती है और मुझे उनकी बात ये बहुत अच्छी लगती है। जी, जी, जी। अनामिका जी एक बहुत अच्छी बात कहती है कि पहले की सब तरीके आज़मा लो। उसके बाद अगर हुँ, तब भी कुछ नहीं होता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि नहीं बदल सकता फिर अच्छा। कुछ। अगर आप कानून का भी सहारा ले रहे ये हो, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, आपका परिवार भी आपके साथ नहीं है, कोई आपको नहीं सुन रहा, तो आप उसको क्षमा छोड़ मैम, दो, क्योंकि फिर कुछ नहीं क्षमा होगा। मैम, क्षमा मैम, मैं कुछ हाँ, कहना हाँ, चाहूंगी। सुधा जी बोलिए। जब जब कानून न जी। संभाल पाए, तो वो ऊपर एक रचयिता बैठा है जो कभी दिखा नहीं, और एक नीचे रचयिता है जो हम आप हैं, ठीक? तो ये भी अपने हमारे रचयिता ही हम खुद ठेके हैं आ फिर भी। जाए, ये भी हमारे ही ठेके आ जाए, जैसे तमाम व्रत संकल्प हमारे ही ठेके आ गए हैं। जब भी आप कुछ कहना चाहती हैं मैम, जितनी दफा भी आप कुछ कहना चाहती हैं, तेज तर्रार लड़की को, बेबाक लड़की को, बिंदास लड़की को, जो स्वतंत्र रूप से विचार रखना चाहती है, हमारी पूनम, जो इनको कई दफा इनका परिवार ही पसंद नहीं कर रहा है, आस पड़ोस तो क्या सुनेगा, संगी साथी क्या सुनेंगे, रिश्तेदार क्या सुनेंगे, समाज क्या स्वीकारेगा? और जब वो बैठेंगे नहीं, तो हम मातृत्व का सुख ले रही होती हैं अगर, तो परवरिश भी हम ही कर रही होती हैं पुरुषों की। हमें पाल पोस कर इस समाज में जो ये पुरुषवादी वर्चस्व और पूंजी का वर्चस्व और पुरुष का वर्चस्व, दरअसल हम जैसी बहुत सारी स्त्रियों ने इनको ताप ढोप कर आगे बढ़ाया है, इनको नरिश किया है। हम हमेशा इनके वो साथ नहीं, खड़े हो आपकी ये जाते सब हैं, बातें ठीक हैं, हम आपकी हमेशा ये इनके सब साथ बातें। खड़े हो जाते हैं। कानून के बारे में बताइए, कानून से हमारी सब समस्याएँ हल हो सकती हैं? कतई नहीं, तभी कानून तो के कहा बारे में। ये ठेका भी हमें दे दिया जाए, कतई नहीं। नहीं, नहीं, ठेके से क्या मतलब आपका? ठेका मतलब क्या? ये जिम्मेवारी भी अब हम ही ले लें, ये जिम्मेवारी भी अब हम ही कानून ले की? लें। नहीं, नहीं मैम, कानून की? कानून तो हम पढ़े ही नहीं हैं, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कानून तो हम पढ़े ही नहीं है, हाँ, बोलो। लेकिन हम उतना तो पढ़े हैं ना मैम, उतना तो पढ़े हैं कि अपने बालकों को पढ़ा सकें। जो एक स्त्री पल रही है हुँ। घर में और एक पुरुष पल रहा है घर में, उनको कम से कम एक स्वस्थ सोच दे सकें, स्वस्थ समाज दे सकें। ये भी जिम्मेदारी हमारी है मैम, ठेका शब्द गलत होगा, लेकिन ये जिम्मेदारी ये हमारी बताइए, है। सुधा मैम जी, आप ये कह रही हैं, तो ये बात कैसे हो जाती है? ये मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ, और बीइंग ए वुमन मुझे ये बात ज़्यादा वो हो सकता है आदमियों को भी लगती हो। ऐसा क्यों है कि घर में, परिवार के भीतर मैं देखती हूँ, जो आप कह रही हैं कि पूनम के घर में ऐसा था, वैसा था, हम अक्सर ही देखते हैं कि जहाँ बहू ताकतवर होती है, वहाँ सास, और जहाँ सास ताकतवर है वो बहू को घर से निकाल देती है, या दहेज के लिए ये वो, ऐसा क्यों है? यही तो क्यों अभी ऐसा है? कहा मैम हमने, कि हम ही में से बहुत सारी हुँ, ऐसी हैं जो पाल पोस कर इनको बढ़ावा देकर, चढ़ाकर इनके वर्चस्व को, इनके दबदबे को और बढ़ाए रखती हैं। कह रही तुम मर्द हो, मर्द की तरह सोचो। तो ये स्वस्थ सोच जो है मैम, ये परिवार से ही होगा, घर परिवार से होगा निश्चित तौर पर, और और स्त्री सबसे बड़ी केंद्रीय बात ये धुरी है है, केंद्रीय और धुरी सबसे है। बड़ी बात ये है हाँ, लेकिन सुधा एज़ ए जी, वुमन जो मुझे जो अपनी माँ पसंद है, अपनी सास क्यों नहीं? एज़ ए वुमन मुझे अपनी माँ तो पसंद है, सास क्यों नहीं? मुझे मैं मेरी अपनी माँ सास को ज्यादा बहुत पसंद प्यार है, से रखती हूँ। माँ मैंने तो अनेक छोड़ गई घरों थी, में बहुत देखा छोटी है थी। कि ना, मुझे ये मेरी सास बताइए, बहुत पसंद है, अनेक घरों में क्योंकि देखा, सास मेरी माँ बनकर रही है, क्योंकि माँ तो बहुत पहले छोड़ गई थी, तो मुझे तो मेरी सास पसंद है, मैं और किसी मैम ये इंडिविजुअल की बात पारस्परिकता है, नहीं कर रही, मैं निश्चित व्यक्ति की तौर पर। बात नहीं कर रही, मैं देख रही हूँ, जैसे वृद्धाश्रमों में आप जाइए या हेल्पेज की रिपोर्ट पढ़िए, हेल्पेज की रिपोर्ट पढ़िए, तो आप वहाँ 99% औरतों के मुँह से ये सुनेंगी कि मुझे मेरी बहू को ने घर से निकाल दिया, ठीक है? घर से निकाल दिया मेरी बहू ने। अब कोई कह सकता है कि भई बेटा कहाँ था? अब बेटे की बड़ी मुसीबत है, वो बहू का पक्ष ले तो गया, माँ का पक्ष ले तो गया, मैम ये यहाँ है ना? पूनम का फेक अच्छा, फेमिनिज्म वृद्धाश्रमों शब्द में आता है। जाइए, नहीं, मैम वृद्धाश्रमों में जाइए, जी जी एक मिनट रश्मि, मैम वृद्धाश्रमों में यहाँ पर जाइए। जी मैम हाँ, बोलो, बोलो। यहाँ पूनम का वो फेक फेमिनिज्म शब्द आता है कि कई लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि स्वतंत्र रहना, घर से टूट के रहना, या फिर अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज करना, या अपने पति को चलाना फेमिनिज्म है। और
कि इस तरह से अपनी मैं कहूंगी कि अराजक स्वतंत्रता के लिए वो घर के वृद्धों से भी अलग व्यवहार करती है, मतलब बदतमीजी करती हैं या उनके साथ ऐसा दुराचार दुर्व्यवहार करती हैं। ये जरूर हम इसे फेक फेमिनिज्म जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली फेमिनिज्म है ही नहीं। तो इसके शब्द के आगे फेमिनिज्म शब्द लगना ही नहीं चाहिए, पर चूंकि इतना ज्यादा इस विवाद के लिए गलत हम नहीं लगाते, ये वो खुद ही लगाती है, ये खुद ही लगाती है, वो बहुत खुश होती है ये शब्द लगा के। सिगरेट पीना फेमिनिज्म है ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना, क्षमा मैम, क्षमा मैम, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाना हर औरत का फर्ज है, और हर औरत को ये करना ही चाहिए। अपना भी और अपने आसपास जुड़ी हर स्त्री का, क्षमा मैम, स्त्री का। कानून की बात मैं कर रही थी, कानून के बारे में आप लोगों से बात कर रही थी। सुधा जी, एक पॉइंट करना चाहती हूँ मैं। कानून के बारे में जो बात कर रही थी, जो तमाम रिपोर्ट्स के बारे में कह रही थी, सेफ इंडियन फैमिली, उन्होंने बताया कि हर 21 मिनट पर 498 के अंतर्गत एक औरत पकड़ी जाती है। ऐसा भी वो 70 औरतें पकड़ी गई। तो और क्या हुआ कि लड़कियों को झेलना पड़ा। मान लीजिए मैं लड़के की बहन हूँ, तो बहू ने सारा लड़के की बहन का ही नहीं, उसके पति का, उसके ससुराल वालों का भी नाम लिखवा दिया, तो वहां तलाक की नौबत आ गई। उन्होंने कहा भाई तेरे घर के पीछे हमारी आफत आ गई। अच्छा, दूसरी बात, गाजियाबाद की उस लड़की का केस आपको याद होगा, जिसने अपनी बारात लौटा दी थी कि भाई दहेज मांग रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती उसकी, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। तो बाद में पता चला था कि वो किसी और कारण से ये बात हुई थी, दहेज वगैरह का कोई किस्सा नहीं था। लेकिन उसी लड़की पर उसकी भाभी ने भी दहेज का केस कर दिया, उसके पूरे परिवार पर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कानून जो हमारी मदद कर सकता है, नंबर 1, कानून को हमारी मदद करनी चाहिए, हमारे लिए बने और इसीलिए कानून औरतों को अलगाना चाहिए हमें, जो हमारे कानूनों को कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल 498 डाइल्यूट किया है पिछले दिनों सरकार ने डाइल्यूट किया है 498 को, इसीलिए कि अधिक बड़ी संख्या में औरतें जेलों में बंद हैं। दूसरी बात, निर्भया के केस में, निर्भया के जब उनको फांसी हुई तो उसकी जो मदर हैं उन्होंने कहा कि अब लोग बलात्कार करने से डरेंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि आप कानून बनाते जाते हैं, औरतों को कोई मदद नहीं मिल रही है, तो क्या करें उनका, मुझे समझ में नहीं आता। कुछ तो ऐसा होना चाहिए। कानून तो सभी बने हुए हैं, देखा जाए तो कानून तो सभी बने हुए हैं, औरतों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। वो एप्लीकेबल हो स्त्री पर, स्त्री बचती ही नहीं है। ये भी देखा गया है कि ये भी देखा गया है कि इन कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा है और इनकी सच में जहाँ जरूरत है कि वहां पहुंच नहीं रहे। तो जो आपका सवाल था, मुझे लगता है एक स्त्री को कानून का सहारा उसकी अपनी अंतिम सीमा तक सब कुछ कोशिश करके ठीक करने के बाद ही उसकी ओर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वो लास्ट स्टेप है, उससे आगे पीछे कुछ लुकिंग बैक नहीं है। तो जो हमें परिवेश में भी मिला है, इसे आप कंडीशनिंग कह लें या इसे आप सहेजने की इच्छा कह लें या इसे आप पूरे समाज के एक ढांचे को बनाने की एक इच्छा कह लें, कि कानून हमारा लास्ट रेस्पाइट होना चाहिए आज की किसी भी लड़की का। हर बात ये भी है कि कई बार बहुत दर्दनाक कहानियां हमारे सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश में एक लड़की उसी लड़के के साथ रहने चली गई जिसने उसे रेप किया था, और उसने कहा कि मैं कब तक वकीलों की फीस दूं, कब तक कानून के पास जाऊं, क्योंकि मेरे तो गरीब माँ बाप के पास वकीलों की फीस देने को पैसे नहीं, मेरा बच्चा भूखा मर रहा है जो उस रेप के जरिए पैदा हुआ। तो कितनी शर्मनाक स्थिति है ये। कोई अपने यहाँ कोई जस्टिस पूछते हैं कि भाई जिसने रेप किया किससे शादी करोगे कि नहीं करोगे? क्या मतलब? एक अपराधी को अपराध की मिलनी चाहिए ना कि तुम शादी को उपहार दे रहे हो उसको। तो ये सब चीजें, इसीलिए मैं कानून वगैरह की बातें कर रही थी। तो बातचीत बहुत अच्छी रही, बहुत मुझे तो एकदम एनर्जी आ गई। एक लाइन बोल देने दीजिए, सिर्फ एक पंक्ति बोल देने। बोलिए।
हमारी बोलिए, माएं, बोलिए। हमारी मौसियां, हमारी चाचियां सेफ्टी पिन रखा करती थी, कभी चूड़ी में बांध कर, कभी कहीं जरूर रखती थी। हम बेटियां भी, हम लड़कियां भी, हम आज की लड़कियां भी अपने दुख का, व्यथा का हर उधड़न की सेफ्टी पिन रखती हैं, साथ साथ रखती हैं। जब वे सफल नहीं होंगे तो हम अपनी सेफ्टी पिन अपने साथ रखती हैं, रखेंगी। मैम, शायरा का नाम नहीं आता, अचानक से याद आया, शायरा का नाम नहीं याद आ रहा है। रोजे अजल से तय ये हुआ था, कट जाएगी ऐसे ही मेरी उम्र जवाबदेही में और तेरी उम्र सवालों में। तो ये जो है ना ये हमारा चलता ही रहेगा। हरि अनंत हरि कर रही है, हरि अनंत हरि कथा, जवाबदेही बनी रहेंगी निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे। मैम समय हो गया है, 87 में समय हो रूप गया कमर है। सती हो 2-4 दिन चाहिए मैम, इसके लिए तो 2-4 दिन चाहिए। अरे तरुण जी, कविता सुननी है मैम पर चलिए, तरुण जी तो का संदेश आ गया है कि समय हो चुका है, अब रुक सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ठीक है। हम नहीं रुकना 1 नहीं, घंटा कविताएं तो सुना दीजिए, तो वो एडिट कर हाँ, लेंगे ये अगर उन्हें दिमाग तो बहुत लंबा मुझे चल सकता है कविताएं तो ये। आपको सुननी ही है। मैंने तरुण जी से अनुरोध कराया था कि मुझे कविताएं जरूर सुननी है इन लड़कियों की, तो मुझे कविता सुनाइए, एक एक रचना आप 2-2 3-3 मिनट की सुनाए, तो सुनाइए। रश्मि शुरू कीजिए। आप कीजिए, आप बोलती भी कम है। आप करो पहले। नहीं कीजिए, आप कीजिए। आप दोनों अगर आप लखनऊ हो रहे हैं, पहले आप तो मैं हो जाऊं तो शुरू। सुधा जी शुरू हो जाए। जब आप पहले आप हो रही हैं। उनकी अनुमति से पानी पी सकती हूँ, पानी पी सकती हूँ, जी मैम, पानी, जरूर। गला सूख गया। बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती हूँ मैम, बहुत छोटी। रश्मि ने तो सुनी होंगी कई दफा। 2-3 मिनट की सुनाइएगा। हाँ, 2-3 मिनट में मैम, बस समय 2-3 एक मिनट। एक रचनाकार के लिए 2-3 मिनट है बस, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा नहीं है। चलिए, पहली कविता ही है औरत। औरत, तूने कभी सोचा है जिस परिधि ने तुझको घेर रखा है उसकी केंद्र बिंदु तो तू ही है। औरत, तूने कभी सोचा है जिस परिधि ने तुझको घेर रखा है उसकी केंद्र बिंदु तो तू ही है। तू कहे अनकहे का हिसाब मत रख, किए न किए की शिकायत भी मत कर। तू कहे अनकहे का हिसाब मत रख, किए न किए की शिकायत भी मत कर। तू धरा है धारण कर, दरक मत। तू धरा है धारण कर, दरक मत। तू परिधि से नहीं, परिधि तुझसे है। पूनम, वाह, तू परिधि से नहीं, परिधि तुझसे है। दूसरी छोटी कविता, बहुत छोटी कविता है मैम, बोनसाई। ये रश्मि ने शायद सुनी हो जी। तुमने आंगन से खोद कर मुझे लगा दिया सुंदर गमले में। तुमने आंगन से मुझे खोद कर लगा दिया सुंदर गमले में, फिर सजा लिया घर की ड्राइंग रूम में। हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है, हर आने जाने वाला बड़ी हसरत से देखता है। और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई, और धीरे धीरे मैं बोनसाई में तब्दील हो गई। मौसम ने फिर करवट ली, मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया। अब की तुमने उखाड़ फेंका मुझे घूरे पर। घूरा हमारा ग्रामीण शब्द है मैम, जहां कूड़ा करकट फेंकते हैं ना गांव में, उसे घूरा कहते हैं, घूरे पर। मुझ में लगे फल फूल ने तुम्हें फिर डराया। अब की तुमने उखाड़ फेंका घूरे पर। आओ आओ देख कर जाओ, यहां मेरी जड़ें और फैल गई हैं। आओ देख कर जाओ, यहां मेरी जड़ें और फैल गई हैं। वाह, वाह, बहुत सुंदर। एक और छोटी, एक और छोटी। सुधा जी माफी चाहती हूँ, मैसेज आ रहा है। बिल्कुल ठीक है मैम, ठीक है। चलो, अब पूनम आप सुनाएंगी, रश्मि आप सुना रही हैं? कोई भी सुना देगा। किसी दिन आपसे मिलकर सुनूंगी कविताएं, ठीक है? आज थोड़ा समय कम है तो इसलिए, ठीक है, आपसे मिलकर कविताएं सुनूंगी, प्रेम पर हमने काफी कविताएं सुनूंगी। जी। आप कौन? हाँ रश्मि, आप पढ़, जी, आप पढ़ रही प्रेम, हैं? ठीक है। हाँ मैम, प्रेम पर काफी बातें की हमने, तो प्रेम पर ही है, लेकिन इसका शीर्षक है किसी अप्रेम रात में।
प्रेम घातों को किससे कहे लड़की, वह इश्क लिखे तो कागज पर फरेब उगे। रोना मुफीद नहीं किसी के सामने, प्याज काटने का बहाना हो या नल की धार बहती हो बंद दरवाजे के पार। 85 नंबर की बस में रात के 10 बजे बैठकर कहेगी कि कहीं की भी टिकट हो तो शराबी कंडक्टर आंखें सेकेगा, ड्राइवर पीले दांत दिखाएगा, खौफ है कितना, लेकिन घर पर रहने में खुद से ही खतरा है। बाएं हाथ की नीली नस के साथ दाईं आंख भी फरकती है। आहा। कनॉट प्लेस में भटकते शोहदे बाजारू औरत समझकर दाम बताते हैं, यहाँ वहां हाथ मारकर हल्के इशारे करते हैं। बिना प्रेम के सोना भी तो एक तय ग्राहक के साथ बैठना है। प्रेम आघातों को किससे कहे लड़की, हाथ हाथ में तराजू है बट खरे बहुत भारी हैं। लड़की की दलील हल्की पड़ जाती है। बहुत अच्छा। वह प्रेम के लिए सब कुछ भूलती है, एक दिन सब कुछ के लिए यह अब प्रेम भूल जाएगी। कहीं का नहीं सोचकर कहीं के लिए नहीं चली है लड़की, कहीं पहुंच जाएगी। अभी बच गई तो बच जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी, आप रश्मि अभी आप और पढ़ेंगे या पूनम जी को पढ़ना है? नहीं मैम, पूनम एक ही कविता काफी है, समय काफी हो चुका है। समय की इस समय समस्या है, कभी हम सब मिलेंगे कहीं और सुनेंगे। जी जरूर मैम, हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं एक ही सुनाऊंगी शमा जी। मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास करो, मुझसे कहा गया धर्म पर विश्वास रखो। मैंने पूजा पाठ त्याग दिए और छोटे पौधे रोपने लगी जगह जगह। मुझे नास्तिकों की मित्रता से दूरी के संकेत दिए गए। मैंने दार्शनिकों की किताबों से अपना कमरा भर लिया और बिल्लियां पालने लगी। जो लोग दुविधा में जीते रहे, पुरुष में स्त्री और स्त्री में पुरुष को महसूस करते हुए, वे मुझे मौलिक और सैद्धांतिक नागरिक लगे देश के। जबकि मैं रात को सोते समय अक्सर अपने ही अस्तित्व से डर जाया करती थी। मैं स्त्री हूँ, यह बात कई अलग अलग अवसरों पर पता चली मुझे, लेकिन एक दिन मैंने आंखों में चुभती हिंसक, शूद्र और अनैच्छिक चुप्पियां तोड़ दी। छोड़ दिए अखबार पढ़ना और इस बात पर भरोसा करना कि प्रेम केवल हृदय में होता है, ऊप की कुंजियों में नहीं। अब मेरे पास बहुत विकल्प हैं, केवल एक विकल्प त्याग दिया है मैंने, स्त्री होना। वाह, बहुत अच्छा। तो मेरी प्रिय रचनाकारों, आज बहुत आनंद आया, इतनी खुशी मिली, और इस सब के लिए तो हमारा सौभाग्य है शमा जी, आप आई और हमसे बात की। और क्षमा मैम कुछ आप भी सुनाए, क्षमा मैम प्लीज कुछ आप भी सुनाए थोड़ा सा। क्षमा मैम, बिल्कुल समय नहीं है, एक बात तो ये है, और दूसरे मैं कविताएं लिखती नहीं हूँ। मैम कुछ तो जरूर लिखा होगा आपने। कविताएं बिल्कुल नहीं लिखी, कभी नहीं। सिर्फ कभी एक कविता को रचती है मैम, कविताएं रच रही होती हैं। मैं माफी चाहती हूँ, और आप लोगों से मिलके आज बहुत खुशी हुई, और इतना इतना उल्लास जैसे मेरे अंदर भर गया है ना। तो रश्मि, सुधा जी, रश्मि, पूनम कम बोलती हैं, ज्यादा बोलना चाहिए, है ना। और बहुत अच्छा लगा, पूरी जागरण की खराब बोलती है, खराब बोलती है, अच्छा बोलती है। धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी का धन्यवाद। और जल्दी से हम इस कोरोना से मुक्त हो जाएं, तो कहीं मिले, जरूर मैम। और बहुत शुक्रिया, आज आपने इतनी बातें की और हम सब एक दूसरे को सुनकर भी समृद्ध हुए, और आपसे मतलब एक तरह से ड्रीम कम ट्रू है कि जिसको पढ़कर बड़े हुए, जिसकी चिट्ठियां पढ़कर आज उसके सामने कविता पाठ कर रहे हैं, और वो हमसे सवाल कर रही हैं, संवाद कर रही हैं। ये बहुत 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 सुखद अनुभव है, शायद यही अनुभव आगे काम है। वो जो बिरबा आप लगाते हैं ना, वो बड़ा होता देखते तो अगली पीढ़ी ऐसी ही होती है। तो मुझे अपनी अगली पीढ़ी बहुत अच्छी लग रही है। लव यू। शुक्रिया। हाय काश इस आयोजन की गर्मी से कोरोना भाग जाए।
इतनी एनर्जी ना, पॉजिटिव एनर्जी सभी में मुझे दिखी और अपने अंदर तो बहुत दिखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सबको प्यार।